बच्चों आज हम इस विलेन चैप्टर में वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वाष्प दाब क्या होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मतलब किन कारणों से वाष्प दाब ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, या वाष्प दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो ये समझो, जो द्रव होते मतलब पदार्थ होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक वॉलेटाइल होते हैं, एक नॉन वॉलेटाइल होते हैं। मतलब एक वाष्पशील पदार्थ होते हैं, एक अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे जल है वाष्पशील है, बट नमक को उसमें घोल दोगे तो नमक वाष्पशील नहीं है। अगर आप नमक और जल के घोल को वाष्पन करना शुरू करोगे तो जल तो वाष्पित हो जाएगा, लेकिन नमक आपको जैसे का तैसा एज इट इज़ वैसा ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं, एक नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड होते हैं। मतलब एक वाष्पशील पदार्थ होते हैं, एक अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। तो हम इनकी सारी पदार्थों की तुलना करेंगे और देखेंगे कि वाष्प दाब इन सब पदार्थों पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो वाष्प दाब को समझने से पहले ये समझिए, अब वाष्प दाब भी जो होता है वो द्रव के अणु, किसी भी द्रव के अणु जो होते हैं वो जितना वाष्पित होते हैं और वाष्पित होने के पश्चात उस द्रव की सतह पर जितना दाब डालते हैं, यदि वो बर्तन बंद हो तब, तो उनके द्वारा द्रव की सतह पर जो डाला गया दाब होता है वो वाष्प दाब कहलाता है। मतलब दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, या द फैक्टर्स विच इफेक्ट द वेपर प्रेशर, उनकी हम स्टडी करेंगे। या हम कौन कौन से कारक हैं, अच्छा जो द्रव हैं उनमें भी कई तरीके के द्रव हैं, जिनमें ऐसे द्रव होंगे जिनके बीच में अंतरा अणुक स्थान कम होगा, दैट मीन्स आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो वो वाष्पित होने की दर उनकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस अंतराणु स्थान ज़्यादा है तो आकर्षण बल कम होगा, तो उनके वॉलेटाइल होने की जो दर होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ दो बातें हमको दिमाग में रखनी है। वॉलेटाइल होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, द्रव जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो कौन सी दो चीज़ें रिलेट करती हैं, एक तो अंतराणुक स्थान और इंट्रामॉलिक्यूलर। अंतराणुक स्थान दैट मीन्स इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, एंड अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो है उसकी वजह से हमारा अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, आकर्षण बल, वो प्रभावित होता है। तो जिन अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगा वो मतलब वॉलेटाइल कम होंगे, आकर्षण बल कम होगा वो वॉलेटाइल ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब जैसे ये डायग्राम से आप समझिए, जैसे ये हमारा, मान लीजिए हमने कोई द्रव लिया, ठीक है, ये द्रव लिया, इसको हमने किसी चीज से ढक दिया। अब हमने इसमें मान लीजिए द्रव के सतह के अणु है, ओके। अब हमने या नॉर्मल कंडीशन में इसके अणु जो है वाष्पित हो गए, या फिर गर्म करने से वाष्पित हो गए, तो इनके अणु से टकरा के वापस इसकी सतह पे क्या करेंगे, दाब डालेंगे। तो द्रव के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, जब द प्रेशर क्रिएटेड बाय द molecules of the liquid on the surface of liquid is called as vapor pressure। तो वेपर प्रेशर है किसी वाष्प, वो वाष्प हो सकती है या गैस भी हो सकती है, किसी वाष्प या गैस द्वारा किसी द्रव या विलयन की सतह पर, ये द्रव हो सकता है विलयन हो सकता है, किसी द्रव या विलयन की सतह पर लगाए जाने वाला जो दाब प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। वो हमारा क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये वाष्प दाब की डेफिनेशन होगी, किसी वाष्प या गैस द्वारा किसी द्रव या विलयन की सतह पर डाले जाने वाला जो दाब होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस वाष्प दाब को इफेक्ट कौन कौन से कारक करेंगे, तो मैंने बोला आप दो चीजें ध्यान में रखो, अणु जो होते हैं उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस,
जिन अणुओं के बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हमारा एट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो एट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। और जिनमें इंट्रामोलिकुलर स्पेस कम होगा उनमें एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो उनको वाष्पित होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, दैट मीन्स वो कम वाष्पित होंगे। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वो कम एनर्जी पे वाष्पित हो जाएंगे, वोलेटाइल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम दिमाग में रखेंगे, बाकी सारे फैक्टर हमको समझ में आ जाएंगे। ना वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो नंबर 1 फैक्टर है तापमान, मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरीके से प्रभावित करता है, आप इसी डायग्राम से समझिए। अगर हम इसको गर्म करना प्रारंभ कर दें, इसको अगर हम गर्म करना प्रारंभ कर दें, तो आप सोचिए इनके अणुओं की इस सतह को छोड़ने की दर बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी ऑब्वियस है। जब ये बढ़ेगी तो ये अणु इसकी सतह पे क्या करेंगे, दाब ज़्यादा डालेंगे, दैट मीन्स वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब ताप बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। मतलब if the temperature increases then the vapor pressure will also be increase। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, वाष्प दाब भी बढ़ता है। दैट मीन्स ताप घटाने पर वाष्प दाब घटेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो गए। देन द्रव की प्रकृति। अब द्रव की प्रकृति जैसे मैंने बोला, अगर द्रव के अणुओं के मध्य अंतराणु के स्थान ज़्यादा है तो आकर्षण बल क्या होगा, कम, और आकर्षण बल कम होगा तो वो वोलेटाइल ज़्यादा हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर द्रव के अणुओं के मध्य अंतराणु के स्थान ज्यादा है तो आकर्षण बल कम होगा, जिसके कारण उनकी वाष्पित होने की दर ज्यादा होगी। ओके, अब वाष्पित होने की दर ज्यादा होगी इफ द टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन इज मच, देन द वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज। वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, ठीक है। देन बीपी। अब बीपी जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर उस द्रव का क्या होगा, कम। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब है ताप जिस पर कोई द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब इनका सेंस ये है, इसका मतलब कि वेपर प्रेशर का मतलब है आप किसी भी द्रव को जितना ज़्यादा मतलब ताप देना पड़ रहा है, वो ये और ये मतलब एक दूसरे को डिफाइन करने वाली चीज़ है। मतलब जिन अणुओं को आप ज़्यादा ताप दे रहे हैं, दैट मीन्स उनके अणुओं के बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो है वो क्या है, कम। सो दैट द एट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज़्यादा। और जब एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो इसको हमको गर्म करने के लिए या वाष्पित करने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। दैट मीन्स उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमको जो वाष्पित होने वाले अणु हैं वो क्या मिलेंगे, कम। तो उसका क्या होगा, वाष्प दाब क्या होगा, कम। मतलब यहाँ पर इफ द वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बीपी क्या होगा, सॉरी वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस, कम होगा। और बीपी अगर कम है किसी द्रव का तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा उस द्रव का, ठीक है। द्रव की शुद्धता। द्रव की शुद्धता मतलब जो प्योर द्रव होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है,
ज़्यादा। ठीक है, और इम्प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम। रीजन, जैसे आपकी प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड है तो इसमें इसकी सतह पर केवल मान लो जल है, तो जल के ही अणु है इसके ऊपर। अब मान लीजिए हमने इसमें नमक मिला दिया, तो मान लीजिए अब ये अणु नमक का हो गया, यहाँ नमक का हो गया, यहाँ नमक हो गया, यहाँ नमक आ गया, यहाँ नमक आ गया, ये नमक हो गया। तो आप पहले सारे सतह पर किसके अणु थे, केवल जल के अणु थे। अब इसमें हमने कोई अशुद्धि मिला दी, अशुद्धि मिला दी तो उसके अणु की सतह पर आ जाएंगे। तो मतलब जो प्योर लिक्विड था उसके अणुओं की संख्या सतह पर क्या हो जाएगी, कम। तो जब सतह पे ही अणु कम हो जाएंगे तो वाष्प अणु के वाष्प होने की दर तो नेचुरली कम हो जाएगी। तो प्योर लिक्विड्स का बीपी हमेशा क्या होता है, ज़्यादा, और इम्प्योर लिक्विड्स का बीपी फॉर यहाँ पे वेपर प्रेशर, और ये भी है देन बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के लिए एक साइंटिस्ट था राउल्ट। तो राउल्ट ने वेपर प्रेशर के लिए एक नियम दिया, और वो नियम हम पढ़ेंगे। वो क्या नियम है, वो कहता है किसी भी वाष्पीय द्रव का वाष्प या गैस द्वारा किसी द्रव पर जो द्रव की सतह के विलयन पर जो दाब डाला जाता है वो उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी भी वाष्प या द्रव के द्वारा विलयन की सतह पर लगाए जाने वाला जो वाष्प दाब होता है वो विलयन उसके मोल प्रवाह के क्या होता है, समानुपाती होता है। दिस इज कॉल्ड है राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स का नियम है। ठीक है, तो इस आधार पर राउल्ट ने अब इस केस में कई केस हो सकते हैं। एक वो केस हो सकता है जिसमें हमारा जो विलय है वो भी वोलेटाइल हो, मतलब वाष्पशील हो, और विलायक भी क्या हो, वोलेटाइल हो, वाष्पशील हो। मतलब विलय, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो, वोलेटाइल हो, मतलब वाष्पशील हो। तो ये केस बनता है। एक वो बन सकता है जिसमें नॉन वोलेटाइल हो, एक वोलेटाइल हो। तो इस तरह, और दोनों मतलब, तो हम कई केस की स्टडी, तो पहला केस हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा विलय जो है वाष्पशील है, वोलेटाइल है, और विलायक भी हमारा क्या है, आपका वोलेटाइल है। तो विलय विलायक मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, हमें सॉल्यूशन विलयन मिल जाएगा। तो अब देखिए, हमने मान लिया ये विलय है और विलय के अणु जो है वो इसकी सतह पर है, तो इससे निकलने वाले अणुओं की संख्या ये है। तो इन विलय के अणुओं के द्वारा जो इस पे विलय जो है वो मान लिया ए है, और इसके अणुओं के द्वारा इसकी सतह पे डालने वाला जो दाब है वो है Pa नॉट, एंड इसके द्वारा जो हमारा विलायक है इसके अणु ये हैं, तो इनके द्वारा डाला गया क्या है, Pb। यहाँ पर हम मान लेते हैं Pb, देखो डायग्राम में जानबूझ के मैंने इसमें 4 अणु दिखाए, उसमें 2 दिखाए। अब यहाँ अणुओं की संख्या ज़्यादा है, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ए का क्या होगा, ज़्यादा है, शो करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और वहाँ पर 2 हैं अणु ऊपर, तो उससे ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है, शो करने की कोशिश की जा रही है उसका वेपर प्रेशर है कम। तो हम देख सकते हैं Pb नॉट इज लेस देन Pb पार्शियल प्रेशर ऑफ Pba। ओके, इसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, आंशिक दाब। तो अगर, और इनके अंदर जो मोल प्रवाह है, फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है एक वो दैट को हमने मान लिया XA है, और इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन है वो हमारे XB। ठीक है, मतलब हम क्या कह रहे हैं, ये विलय है सॉल्यूट जिसको हम सॉल्यूट ए बोल दिया, उसमें उसके अणुओं के द्वारा इसकी सतह पर डाला गया दाब पार्शियल प्रेशर वो है Pa, पार्शियल प्रेशर Pa, एंड वो क्या है, पार्शियल प्रेशर Pb, इस अणुओं के द्वारा, ये विलायक का है। तो यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है ए का, और बी का पार्शियल प्रेशर क्या कम, तो हमने लिख दिया Pb पार्शियल प्रेशर इज लेस देन Pa इज पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं आंशिक दाब। अब हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मतलब दोनों विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक दूसरे में मिला दिया। जब मिक्स कर देंगे तो इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूट का अणु है, विलय का, ये विलायक का, ये विलय का, ये विलायक का, ये विलय का, ये विलायक का, ये विलय का। तो अब इसके अणुओं के द्वारा इसमें कुछ अणु इसके ऊपर होंगे, कुछ अणु इसके वाष्प बन के उड़ेंगे। तो अब इसके सतह पर जो दाब डाला जाएगा वो कैलकुलेट होगा द पार्शियल प्रेशर ऑफ Pa एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ Pb। तो दोनों का जो जोड़ होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा।
तब उस कंडीशन में कुल दाब, इस पे पड़ने वाला कुल दाब जो होगा, टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर विल बी, टोटल वेपर प्रेशर पीटी विल बी इक्वल टू पीए प्लस पीवी। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल वेपर प्रेशर प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। बट इन कंडीशन हम जानते हैं राल्स लॉ क्या कहता है हमारा, राल्स लॉ कहता है कि जो इनके द्वारा डाला गया दाब होता है वो मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, समानुपाती होता है, इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेशर। तो पीवी विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, मतलब समानुपाती एक्स बी के। तो समानुपाती को चिन्ह हटाओगे तो क्या लगाओगे, एक नियतांक लगाओगे, और ये किसके कांस्टेंट हमने लिए, पीवी पार्शियल प्रेशर पीवी एंड एक्स पी। इस तरह पीए का जो मोल फ्रैक्शन समानुपाती किसका होगा, पीए प्रेशर, ए का प्रेशर विल बी समानुपाती टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो वही समानुपाती को चिन्ह लगाया, नियतांक लगाया, तो पी हमने कौन से कर दिया, पीए नॉट एंड एक्स ए। अब हमने समीकरण 1, 3 और 5 से, समीकरण हमारी 1 ये है, 3 ये है, 5 ये है। ठीक है, तो 3 का मान ये है, इसको पीवी में रख देंगे, एंड 5 का मान ये है, इसको ए में रख देंगे। जब आप इसको इसमें रखेंगे तो समीकरण आपकी आ जाएगी पी टी इज इक्वल टू, पी ए की जगह क्या रखोगे ये, तो पी ये आ गया, पीवी की जगह क्या रखोगे ये, तो पीवी ये आ गया, कुछ नहीं, ये इनके जो बराबर जो वैल्यूज है उसको समीकरण 1 में रख दिया, तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यदि एक्स ए प्लस एक्स पी इक्वल टू 1 हो, अगर हमारा एक्स ए और एक्स ए के जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल टू 1 है, उस कंडीशन में अगर हम एक्स पी के बराबर वैल्यू निकालेंगे तो एक्स पी ये वाला आप इधर को ट्रांसफर कर दोगे, तो जब ये इधर आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। अब ये आपकी क्वेश्चन होगी 6, 7, 8, तो हमने 8 की वैल्यू को, एक्स बी की वैल्यू को किस में रख दिया, 6 समीकरण में, तो इक्वेशन 8 व 6 से। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको ट्राई करके बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हमारा इक्वेशन आ गई पी टी इजिकल टू पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यह 6। ठीक है, यदि हम मान लें यदि एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू 1, तो अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो एक्स बी बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, 6 7 8, तो अगर एक्स बी की वैल्यू इसमें 6 में लगा दें तो समीकरण 8 व 6 से क्या हो जाएगा, रख लीजिए ऐसे उतार लीजिए, पी टी बराबर पी ए पार्शियल पर एक्स ए इंटू पी बी, अब यहाँ रख लीजिए इसको 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको देखिए, तो पी टी इजकल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एक्स ए, सॉरी प्लस, तो प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू एक्स। ओके, तो अगर हम इनको एक तरफ कर लें, पी टी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एक्स ए माइनस पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ
ए एक्स ए प्लस पी बी। एक्स ए कौन ले लीजिए तो पी टी बराबर एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ पी प्लस पी। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी टी बराबर पी बी नॉट प्लस एक्स ए इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे मैंने ये डायरेक्टली ये आपको सॉल्व करके बता दी, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा आप रहेगा राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ का केस नंबर 1 हो गया। आगे का हम अगले लेक्चर में